नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, टुडे वी हैव टू डिस्कस डेली करंट अफेयर्स 29 अप्रैल यानी 29 ऑफ अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CPO-SI and other state services exam like UP PCS, Bihar PCS, MP PCS, राजस्थान, छत्तीसगढ़ and other state services exam। इसके साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के भी लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में यानी नेशनल अफेयर में। पहली खबर है सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एयर टू एयर पाइथन 5 मिसाइल। दोस्तों, द 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल हैज बीन एडेड टू इंडियाज इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयर टू एयर वेपनरी, यानी भारत के स्वदेश में बने हल्के लड़ाकू विमान, क्या नाम है उसका, तेजस की, हवा से हवा यानी एयर टू एयर। ये भी पूछ लेता है कि इसकी प्रकृति क्या है, एयर टू सरफेस है कि सरफेस टू सरफेस है कि सरफेस टू एयर है। तो यह हवा से हवा में मार करने वाली हथियार क्षमता में यह 5वीं पीढ़ी का यानी 5th जनरेशन का, इसका नाम क्या है, पाइथन 5 प्रक्षेपास्त्र जुड़ गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान इसका सफल परीक्षण किया है। किसने किया है, DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और DRDO का कहना है कि द गोल ऑफ दिस टेस्ट वाज टू वेरीफाई द इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BBR AAM ऑन तेजस। यानी DRDO का यही कहना है कि एकीकृत डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज AAM की बढ़ी हुई क्षमता को सत्यापित करना था। इस परीक्षण के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था। अब दोस्तों, इसमें रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने यह भी कहा है कि गोवा में, कहां पर इसका किया गया परीक्षण, ये ध्यान रखेंगे तो गोवा में किया गया। तो इससे चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में इसके प्रदर्शन के प्रमाणन के प्रक्षेपास्त्र परीक्षणों की श्रृंखला पूरी हुई। ये तो रही खबर। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। द 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल हैज बीन इंक्लूडेड इन द तेजस फाइटर जेट फॉर एयर टू एयर कॉम्बैट। दिस मिसाइल विल स्मैश एनिमी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी यह मिसाइल दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन को पलक झपकते ही नष्ट कर देगी। यह इसकी खासियत है। दोस्तों, इस मिसाइल का उपयोग दुनिया के 20 देशों की वायुसेना करती है। देयर आर 20 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यूज एयरफोर्स uses this missile. Python 5 has length of 10.17 feet. Its diameter is 6.29 inches and weight is 105 kg. दोस्तों, इट इज गाइडेड थ्रू इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग, यानी यह इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग के जरिए यह संचालित होती है। इट्स रेंज इज 20 किलोमीटर। इसका जो क्षमता है, रेंज है, वह 20 किलोमीटर है। यानी दुश्मन अगर 20 किलोमीटर दूर पर भी हवा में स्थित है तो वह दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी उसे तहस नहस कर सकती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बाई 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्रॉम PM केयर फंड। दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट वुड परचेज 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर सिविल असिस्टेंस एंड इमरजेंसी रिलीफ फंड, जिसे PM केयर फंड कहते हैं, बहुत चर्चा में रहा है। तो एंड सेटअप 500 PSA यानी प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन, यानी इसको क्या कहेंगे, PM केयर ने जो है 1 लाख PM केयर फंड से, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार PM केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक खरीदेगी और देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 500 PSA यानी प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन चिकित्सीय ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना करेगी। और यह भी कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि जिला मुख्यालयों और 2 टियर शहरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर होगी इससे। और उन्होंने यह भी कहा है कि जहां पर ज्यादा कोरोना का संक्रमण है, उन राज्यों को चिन्हित करके इसकी सहायता से लाभ पहुंचाया जाएगा। तो यह फैसला मोदी की अध्यक्षता वाली हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। तो कोविड-19 प्रबंधन के लिए तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। तो these 500 PSA ऑक्सीजन प्लांट विल बी established by
किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ट्रांसफर ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। यानी यह 500 जो PSA ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित घरेलू प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और घरेलू निर्माताओं द्वारा की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों उल्लेखनीय है कि पीएम केयर फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी, जब आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए इस केयर फंड की स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर में। पहली न्यूज है चाइनाज प्लान्स टू बिल्ड ब्रह्मपुत्र कैन बी स्टक। यानी जो है कह सकते हैं कि जो चाइना का योजना थी, चाइना की योजना है ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाने का, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बनाने की जो योजना पर पानी यानी कह सकते हैं खटाई में पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यानी अगर हम बात करें यहां पर तो यह अरुणाचल प्रदेश है यहीं पर, तो भारत इसका विरोध करता आ रहा है। तो इंडिया हैज ऑलरेडी बीन अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, यानी यह अपोज करता है भारत इस प्रोजेक्ट का। बट नाउ चाइना इज फेसिंग ए ह्यूज थ्रेट in this plan due to continuous melting of glacier and natural lakes created by blocking the way of water in those areas। यानी भारत पहले से इस परियोजना के खिलाफ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग भी इसका सबसे बड़ा कारण है। हालांकि यहां पर ग्लोबल वार्मिंग भारत के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो लाभदायक सिद्ध हो रही है। चाइना का यह मंसूबा कामयाब नहीं हो दिख रहा है। तो इस तरह से ग्लेशियर के लगातार पिघलने से, रास्ता अवरुद्ध होने से बनी प्राकृतिक झीलों के कारण चीन को इस योजना में अब भारी खतरा नजर आ रहा है। दोस्तों अरुणाचल की सीमा से लगी तिब्बत की आखिरी काउंटी में प्रस्तावित इस बांध का दुनिया के इतिहास में दूसरा कोई नहीं होगा। और ब्रह्मपुत्र के ग्रैंड कैनियन में स्थित मीडॉक काउंटी में एक महाविशाल बांध बनाने की योजना को चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनाया था, और इस योजना को इसी साल शुरू किया जाना था, लेकिन इस पर बादल मंडरा रहे हैं। The dam proposed in the last county of Tibet bordering Arunachal will be second to none in the history of the world. China has made part of its 14th fifth-year plan to build a massive dam in Medoc County, located in the Grand Canyon of the ब्रह्मपुत्र। कैनियन समझते हैं, जो कि गहरी ट्रेंच होती है, खाई जब नदी जो है कह सकते हैं दो पहाड़ियों के बीच गहरा सकरा रास्ता, और वही बड़ा रूप ले लेता है तो कैनियन कहलाता है। दिस स्कीम वाज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर, बट अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2018 में ग्लेशियर पिघलने से लैंडस्लाइडिंग हुआ। यानी द रिपोर्ट स्टेट दैट इन ईयर 2018 देयर वाज ए लैंडस्लाइड ड्यू टू किसकी वजह से, ग्लेशिएशन या कह सकते हैं ग्लेशियर मेल्टिंग एंड द यारलुंग सांगपो। ये तो पता ही है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तो यारलुंग सांगपो इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज located in the Sidangpu basin in Milin County, Tibet. Even then a lake was formed which contained 600 million cubic meter of water. तो दोस्तों 60 करोड़ घन मीटर पानी था, यह एक झील बन गई थी। क्योंकि इस झील के ऊपर से पानी नीचे गिरता रहता है, इसलिए यहां बांध बनाना यानी बांध कभी भी यह टूट सकता है। यही कारण है कि आशंका जताई जा रही है। तो यह सिडोंगपू जो झील है, लेक है, इज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर सुपर हाइड्रो पावर प्लांट इज प्रपोज टू बी बिल्ट। यानी यह जो झील है कुछ ही किलोमीटर दूर है जहां पर यह सुपर हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए प्रस्तावित स्थान था। तो इस तरह से चीन के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, और इसको बनाने के लिए बड़ा बांध बनाने से पहले एक छोटा बांध बनाना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में मैंने बताया कि यारलुंग जांगपो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी तिब्बत में तो यह सबसे गहरी यानी 7000 मीटर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर इसको तिब्बत में सांगपो, चीन में जारलुंग, यहाँ पे ध्यान रखेंगे यारलुंग जांगबो कहते हैं। और यहाँ पर यांगेब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या दिबांग कहा जाता है,
और दोस्तों इधर से लोहित नदी जब आकर मिलती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और ये गोलपाड़ा की पहाड़ी से यह टर्न करती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो मेघना नाम से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे तीस्ता, मानस, संकोच, सुबनसिरी, पुत्तुमिती, पगलादिया, जिया बरेली, कामेंग, सुबनसिरी, ये सब धनसिरी आदि यह इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्लेशियर मेल्टिंग रैपिडली इन द वर्ल्ड, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज द बिगेस्ट रीजन। दोस्तों यह आशंका व्यक्त की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, अभी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, अमेरिका की जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट है कि दुनिया के सभी ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, वे तेजी से अपना आकार खो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि कोरोना नामक इस महामारी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर रखा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की भी समस्या दिखाई देने लगी है, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप हमारे पर्यावरण, हमारे वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा मात्रा में मानवीय हस्तक्षेप हो गया, यही कारण है कि आज उसके प्रभाव दिखने लगे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती का बढ़ता तापमान की वजह से यह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और दोस्तों आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं जो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों पर स्थित या द्वीपीय देश हैं, आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने समय रहते हुए इस ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला समय और भी भयावह होगा। तो बढ़ते तापमान से अगर देखा जाए तो भारत में हिमालय में ऊपर जो हिमटोपी है यानी 4600 मीटर की ऊपर ऊंचाई से ऊपर अगर बात की जाए तो ऊपर हिमटोपी है, आइस कैप है, वह पिघलना शुरू हो गई है। तो इस तरह से अलास्का में, आइसलैंड में, आल्प्स में, पामीर का बर्फीला इलाका, यह सब प्रभावित हो रहा है इस धरती के बढ़ते तापमान की वजह से। दोस्तों यह जो है बात अमेरिकी विशेषज्ञों के अध्ययन में कही गई है, इससे संबंधित रिपोर्ट साइंस जर्नल नेचर में भी प्रकाशित हुआ है। तो रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दुनिया में 2,20,000 ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण अब देखिए ना, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वह जल कहां जाएगा, बह करके समुद्र में आएगा। जैसे हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य बात करें तो गंगा नदी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जल आकर के समुद्र में बढ़ रहा है। अब समुद्र का तल बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्रों में जैसे चेन्नई है, यहीं पर आप देखे होंगे न्यू मूर आइलैंड है, लगभग डूब चुका है। मालदीव के बारे में कहा जा रहा है कि 2030 तक यह समाप्त हो जाएगा। तो ये सब क्या है, यही जो है ग्लोबल वार्मिंग की ये साइड इफेक्ट है दोस्तों। तो इस तरह से इसका कारण समुद्री जल का स्तर जब ऊंचा होगा तो बहुत सारे द्वीपीय देश या तटवर्तीय क्षेत्र डूब जाएंगे, और इससे समुद्र के किनारे बसे शहर, आबादी, जंगलों का खास तौर से खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टेरा सैटेलाइट 2019 और 20 में ली गई तस्वीरों से ग्लेशियरों का आकार कम होने और समुद्रों का आकार बढ़ने की तस्दीक हुई है। एक एग्जांपल आपको और बताता हूं, जैसे कि अमेरिका के उत्तर पश्चिम में यानी पश्चिमी प्रांत में आपने सुना होगा, वहां मानचित्र में देखिएगा एक लेक मीड है। तो लेक मीड पूरे पश्चिमी अमेरिका को जल पहुंचाती है, उससे जल का स्रोत है महत्वपूर्ण। वहां ग्लेशिएशन अब हो ही नहीं रहा है, यही कारण है क्योंकि तापमान अधिक होने लगा है, तो ग्लेशिएशन यहां पर बर्फ जम ही नहीं रही है, पिघल गई है और वह फिर से जम नहीं रही है। यही कारण है कि इस झील का तल जो है नीचे चला जा रहा है। तो यह इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। आप अपने भारत में ही बात किया जाए तो हिमालय में 3000 से अधिक झीलें हुआ करती थी, अब धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं। जैसे उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, सातताल, ऋषिताल, नौकुचिया ताल, सहस्त्रताल, ये सारी झीलें हैं, यह धीरे धीरे अब सिकुड़ रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में सिर्फ 2 इलाके ऐसे हैं जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में हिमखंड मोटे हुए हैं, बाकी पूरी दुनिया में बर्फ में कमी आई है, और इसके चलते हाल के वर्षों में समुद्र का स्तर 30% तक बढ़ गया है, और ग्लेशियर के पिघलने से यह रफ्तार पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव के चलते हो रहा है। और 2000 यानी कह सकते हैं 2100 तक समुद्रों का जल स्तर 1 मीटर तक ऊंचा हो जाएगा, और पूरा इससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, इंडिया रैंक 49 इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट
इंडेक्स 2021। दोस्तों चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 104 देशों में से भारत को 49वां स्थान मिला है, 49th रैंक है। इसमें फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड है, यूरोपियन कंट्री जिसकी कैपिटल है हेलेंसिकी, और सबसे लास्ट रैंक पर है वेनेजुएला। दोस्तों वर्तमान परिदृश्य में अगर बात की जाए तो वेनेजुएला की स्थिति बहुत ही नाजुक है, वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं और वेनेजुएला की कैपिटल कराकस है। दोस्तों यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित कैरेबियन सागर को स्पर्श करता है वेनेजुएला कंट्री। और दोस्तों यहां पर रैंक देख सकते हैं, फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर एंड फोर्थ पे है नीदरलैंड, फिफ्थ पे डेनमार्क, और 49 रैंक अपने इंडिया का है, लास्ट 140 थी, ये याद रखना। तो ये सी जो है, जो चांडलर जो इंडेक्स है, गवर्नमेंट इंडेक्स है, यह चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया गया। यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है, यानी कह सकते हैं कि इट इज प्राइवेट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां है? सिंगापुर में, और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। दोस्तों 100% अर्बनाइज कंट्री है सिंगापुर, और यह सूचकांक 104 देशों के सरकारी क्षमताओं और परिणामों को वर्गीकृत करता है, और जिसमें से 50 जो पॉइंट हैं इसके मेजरमेंट का, ईच कंट्री इज मेजर्ड ऑन मोर देन 50 ओपन डाटा point. This index focus on 7 column or parameter, that is leadership and foresight, strong laws and policies, strong institutions, financial help, attractive market, global influence and reputation, and helping to make people empowered, यानी लोगों को समर्थ बनाने में मदद करना। इन सातों के पैमाने पर यह आया है और भारत की 49th रैंक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में बात करेंगे। वैशाली हिवाशे टू बी अपॉइंटेड फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ BRO, यानी सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त की गई हैं। कौन? वैशाली हिवाशे। इनका नाम याद रखिएगा। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। वैशाली फ्रॉम वर्धा इन महाराष्ट्र, हु हैज कंप्लीटेड हर MTech, सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर प्रीवियस टेन्योर इन कारगिल। उन्होंने कारगिल में सफलतापूर्वक अपना पिछला कार्यकाल पूरा किया है। अब उनको BRO की जिम्मेदारी दी गई है, और वह भी सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर होंगी। यहां पर थोड़ा सा जान लीजिए, BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक थे, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मूल संगठन यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक एंड अवार्ड्स में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विंस ई पंचायत अवार्ड 2021। इसमें दोस्तों 2-3 कैटेगरीज होती हैं। तो जो प्रथम श्रेणी में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। उसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि उड़ीसा एंड तमिलनाडु थर्ड रैंक पर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। और दोस्तों यह 24 अप्रैल, याद हो तो मैं बताया था पंचायती राज दिवस, तो इस तरह से पंचायती राज दिवस के दिन ई संपत्ति कार्ड योजना का भी वितरण किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत, और यहां पर पुरस्कार भी दिए गए थे। तो उनमें से पहली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को मिला है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। जियो प्लेटफॉर्म एंड बायजूस, दोस्तों यह बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है और अपनी कोचिंग की एक तरह से कह सकते हैं न्यूज है। पूरा विश्व में इसका नाम बढ़ रहा है। तो इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज इन द वर्ल्ड, द प्रेस्टिजियस मैगजीन टाइम हैज रिलीज द लिस्ट। तो दोस्तों रिलायंस की अनुषंगी जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस ने प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में अपनी जगह बनाई है। और दोस्तों एशिया और भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म ने टाइम मैगजीन को 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है। मैगजीन ने पहली बार इस तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में जियो प्लेटफॉर्म का नाम
भारत में डिजिटल बदलाव लाने के लिए, भारत को डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए इसमें शामिल किया गया है। और टाइम मैगजीन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जियो ने भारत का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क तैयार किया है। जियो सबसे कम दरों पर 4G सर्विस दे रही है और 1 GB डेटा रिलायंस जियो मात्र 5 रुपए की किफायती कीमत पर बेच रही है और कम से कम इसके 41 करोड़ उपभोक्ता हैं जिसको यह सेवा मुहैया करा रही है। इसके साथ फेसबुक, व्हाट्सएप यह सब निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि इसको टाइम मैगजीन ने अंडर 100 में जगह दी है। और इसी के दूसरी जो कंपनी है बायजूस रविंद्रन की, इन्होंने 2012 में मात्र 10 कर्मचारियों के द्वारा शुरू की थी, आज हजारों कर्मचारी इसमें हैं। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.5 बिलियन इन जुलाई। सोचिए जुलाई 2019 में $5.5 बिलियन की यह कंपनी थी, लेकिन कोरोना काल में यह बढ़कर $15 बिलियन हो गई। और रिसेंटली आपने सुना ही होगा आकाश एजुकेशनल सर्विस, आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन में इसने अधिग्रहण कर लिया। इसी तरह से व्हाइट हैट जूनियर का अधिग्रहण किया, ओस्मो का 2019 में अधिग्रहण किया अमेरिकन कंपनी। तो आज यह सेवाएं अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों में सेवाएं, यानी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में उभर करके आई है। और दोस्तों यह जो है यह किस क्षेत्र में, तो यह कह सकते हैं बायजूस रविंद्रन की यह जो इन्होंने कब शुरू किया था 2012 में। और भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को इनोवेटर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें अन्य जो कम श्रेणी में मॉडर्ना, नेटफ्लिक्स भी, द लोगो ग्रुप, नेटिंडो जैसी कंपनियों को भी जगह मिली है। और बायजूस को डिसरप्टर यानी बड़े बदलाव लाने की श्रेणी में। दोस्तों सोचिए कोरोना नामक इस महामारी में ऑनलाइन लर्निंग ऐप 8 करोड़ लोग जुड़े हैं। तो इस तरह से इस श्रेणी में टेस्ला, हुआई, शॉपिफाई, Airbnb, डीडी चूंगसिंग जैसी कंपनियां शुमार हैं जिसमें बायजूस ने भी जगह बनाई है। तो ये हमारे देश के लिए फक्र की बात है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इंपैक्ट ऑफ कोविड के कारण इंडियन एथलीट्स विल नॉट बी एबल टू प्ले इन वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले। दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स होने जा रहा है जिसमें भारत के जो एथलेटिक्स हैं, हिमा दास, द्युति चंद जैसे भारतीय एथलीटों की टीम पोलैंड में 1 और 2 मई को जो होने वाली प्रतियोगिता है उसमें ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स रिले में भाग नहीं ले सकेगी, क्योंकि विश्व के सभी देशों के साथ भारत की उड़ानें बंद हो गई हैं कोरोना के सेकंड वेव की वजह से। तो देश में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण भारतीय टीम की एम्स्टर्डम के लिए उड़ान स्थगित कर दी गई है। और भारत की महिला 4x100 मीटर और पुरुष 4x100 मीटर रिले टीम को बृहस्पतिवार को सुबह केएलएम उड़ान से एम्स्टर्डम रवाना होना था, लेकिन नीदरलैंड ने भारत से उड़ानों को निलंबित कर दिया है क्योंकि डायरेक्ट पोलैंड की उड़ान नहीं है। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। द्युति चंद, हिमा दास, इनका नाम याद रखिएगा, एथलेटिक्स में आती हैं और इस महासंघ के अध्यक्ष हैं आदिले सुमीर वाला, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। महत्वपूर्ण दिवस में आज है इंटरनेशनल डांस डे, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस है। दोस्तों 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इन 1982 द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, जिसे ITI कहा जाता है, डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डांस डे। ITI वॉज यूनेस्को परफॉर्मिंग आर्ट एसोसिएट, यानी सहयोगी है कौन, यूनेस्को। और दोस्तों यह जो है दिवस 29 अप्रैल को ही क्यों चुना गया, तो आधुनिक जो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवेरे का जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन के उस पर यह मनाया जाता है। और दोस्तों इसका इस बार का जो थीम है पर्पस ऑफ डांस। दोस्तों कोरोना की वजह से वर्चुअली हो रहा है, नहीं तो बहुत सारे देशों के लोग इकट्ठा होते थे। यह इस बार का जो थीम है याद रखना, नृत्य का उद्देश्य। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, कहां, फ्रांस की कैपिटल है जो कि सीन नदी के किनारे बसा है। यही यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज मेजर ब्रांचेज ऑफ साइंस, ये भी आप लोगों की परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आर्बोरिकल्चर, द साइंस ऑफ ट्री प्रोडक्शन, यानी वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, यानी वृक्ष के
प्रोडक्शन से संबंधित अध्ययन किया जाता है आर्बोरिकल्चर के द्वारा। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान की शाखा है। आर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ बोन ट्रीटमेंट। इकोलॉजी पारिस्थितिकी यानी जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, इकोलॉजी ध्यान रखेंगे दोस्तों। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन, इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर मधुमक्खियों के, द स्टडी ऑफ बी कीपिंग। और इपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एंथोलॉजी पुष्प संबंधित विज्ञान की यह शाखा है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का ज्ञान, स्टडी ऑफ बर्ड पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सलीम अली पक्षी विज्ञानी। ऑस्टियोलॉजी द स्टडी ऑफ बोन्स। और ओडोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स, दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, और ओलरिकल्चर कमर्शियल फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की व्यापारिक कृषि का इसमें अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन, अर्थक्वेक का स्टडी किया जाता है। और सेरिकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में द स्टडी ऑफ लिजार्ड, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर जिसे उद्यान कृषि कहते हैं, फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये ब्रांचेज हैं, इनको याद करते चलिए। फैक्ट है, सीधे सीधे 5-5 का सेट बना करके याद करिए, इसे याद हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। और आज उत्तर देने वालों में हैं राजेश कुमार, आयशा रहमान, संजय नेगी, रोली सरोज, प्रतीक गंदोत्रा, निधि राठौर, मनु शर्मा, ब्रज देधिया, ज्योति गर्ग, सरबर्था बनर्जी, रवि पटेल, विवेक यादव, रेणु बाला, राहुल कुमार मीना, मोनिका कुमारी, मनीष कुमार, कुमार राजीव और हेमंत शर्मा तथा यश के, इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। कुछ लोगों ने सारे उत्तर नहीं दिए हैं। क्या बात है? इसका मतलब है आपने पूरी खबर को ठीक से सुना नहीं। पहले सुनिए फिर उत्तर दीजिए। और आज आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, विच न्यू मिसाइल हैज बीन एडेड टू इंडिया इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयर टू एयर वेपनरी, यानी भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट विमान तेजस की हवा से हवा में मार करने वाली वेपनरी में कौन सी नई मिसाइल जोड़ी गई है? पाइथन 5, वीर 5, अग्नि 5 या पाइथन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर सिविल असिस्टेंस एंड रिलीफ फंड, जिसे पीएम केयर फंड कहते हैं, इस्टेब्लिश, कब इस्टेब्लिश किया गया? 2020, 2018, 2019, 2021। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द यारलुंग जांगबो रिवर नोन इन इंडिया? यारलुंग जांगबो को भारत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या बराक नदी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following two Indian companies have made it to the list of 100 most influential company of Time magazine? यानी निम्नलिखित में से भारत की किन दो कंपनियों ने टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है? जियो प्लेटफॉर्म, बाइजूस, ओयो या आंसर डी, ए और बी दोनों, यानी जियो प्लेटफॉर्म एंड बाइजूस दोनों। इसमें से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, चार्टलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? 46, 47, 48 या 49? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? अंजू सेठ, टेसी थॉमस, वैशाली हिवसे या विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन फर्स्ट प्लेस इन कैटेगरी फर्स्ट ई पंचायत अवार्ड 2021? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुती चंद किस खेल से जुड़ी हुई हैं? विथ विच स्पोर्ट इज दुती चंद एसोसिएटेड? टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, एथलेटिक्स? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल या 25 अप्रैल? एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंस ऑफ ट्री प्रोडक्शन कॉल्ड? यानी वृक्ष उत्पादन के विज्ञान को या ब्रांच को क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, इकोलॉजी? इन चारों को भी बताना है आपको, ध्यान रखेंगे। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।